नमस्कार। द नागरिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम 7 दिन 7 पत्रकार। इस कार्यक्रम में हर दिन हम एक देश के जाने-माने पत्रकार को लेकर के आते हैं और उनसे बात करते हैं देश की, राज्य की तात्कालिक मुद्दों पर। आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के चर्चित पत्रकार विवेक देशपांडे साहब। विवेक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। विवेक जी का मैं थोड़ा-सा परिचय दे दूँ कि विवेक जी ने लंबे समय तक इंडियन एक्सप्रेस में काम किया है, नागपुर में रहते हैं, इसलिए महाराष्ट्र की खबरों से तो वाकिफ़ रहते ही हैं लगातार। देश की राजनीति पर भी इनकी तीखी नज़र रहती है। तो हम बात करते हैं विवेक जी, जो महाराष्ट्र में अभी चल रहा है और ये पहले शिवसेना टूट करके अलग हुई, फिर जो है एनसीपी का 2 फाड़ हुआ। तो कहा जा रहा है, यह सब मीडिया में चर्चा की जा रही है कि विपक्ष जो है, बीजेपी ने विपक्ष को कमजोर करने में सफलता पा ली है। आपको क्या लग रहा है? जी, धनंजय जी, धन्यवाद मुझे आपके फोरम पे बुलाने के लिए। ये जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ है, ये ज़रूर है कि बीजेपी का प्रयत्न यही है कि बीजेपी अपोज़िशन को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि एक तरफ तो अपोज़िशन की यूनिटी की बात चल रही है, उनकी लगातार कंसल्टेशंस भी जारी है। एक बड़ी मीटिंग उनकी हो चुकी है, पटना में दूसरी मीटिंग बंगलौर में प्रस्तावित है। तो ये सब जो पृष्ठभूमि है, अ उसके साथ अगर जोड़कर इसको देखा जाए, तो ज़रूर ये है कि बीजेपी का प्रयत्न तो वही है, अपोज़िशन को कमज़ोर करना हो। शायद बिहार में भी उस तरह की कुछ उनके मूव्स चल रहे हैं। माना जाता है कि केजरीवाल जी के खिलाफ भी शायद वो कुछ नया एक मूव उनका अभी हो जाए आने वाले कुछ दिनों में। तो कुल मिलाकर अपोज़िशन को जितना हो सके उतने उनके टुकड़े कर दिए जाए, ताकि फिर टुकड़ों में बँटा अपोज़िशन जो है, उसकी ताकत कम हो जाए। वो इसलिए बीजेपी करना चाहती है कि बीजेपी को ये बात समझ में आ गई है कि जितने अपोज़िशन जितना इकट्ठा आएँगे, उतना उनके खिलाफ 2024 का चैलेंज मुश्किल होने वाला है। क्योंकि एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, एक बहुत बड़ा फेल्योर भी है गवर्नेंस की लेवल पर। तो और कर्नाटक के इलेक्शन में हमें पता चला है कि मोदी जी का जो पर्सनैलिटी कल्ट है, अमित शाह का जो इलेक्शन मशीनरी है, बहुत फॉर्मिडेबल माना जाता है। फिर हिंदुत्व और नेशनलिज्म का नैरेटिव है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लाभार्थी पॉलिटिक्स है बीजेपी का, उसकी भी बहुत बात हमने सुनी है कि किस तरह से वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो रहा है अक्रॉस द बोर्ड। और केंद्रीय जाँच एजेंसियों का जो दुरुपयोग है, वो भी है। तो इतने सारे 5 बड़े-बड़े फैक्टर्स होने के बावजूद कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, और महाराष्ट्र में कुछ सर्वे इस तरह के आए हैं कि हवा का रुख जो है वो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। तो और बहुत सारे इंडिकेटर्स है भी, मतलब बीएमसी का इलेक्शन वो नहीं ले पा रहे हैं और उसके साथ-साथ और बहुत सारी ऐसे स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शंस बचे हैं महाराष्ट्र में, जो एक पिछले 1 डेढ़ साल से पेंडिंग है, वो नहीं हो रहे हैं। तो ये इसीलिए नहीं हो रहे कि बीजेपी कहीं न कहीं इस बात से चिंतित है कि शायद जिस तरह का सक्सेस वो चाहती है उसमें नहीं मिलेगा। तो इस पृष्ठभूमि पर अपोज़िशन को तोड़ने की ये कोशिश है, जिसका एक बहुत बड़ा पहला कदम महाराष्ट्र में उन्होंने उठाया है, और देश भर में और भी कई जगह वो शायद इस तरह के कदम उठाने जा रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन महाराष्ट्र में फिलहाल तो बहुत असमंजस की स्थिति है। ये कहना मुश्किल है कि अभी किसका पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है, किसका कम भारी है। अभी थोड़ा-सा हमें देखना पड़ेगा, सिचुएशन को क्रिस्टलाइज़ होने के लिए मौका देना पड़ेगा, और एक बार सिचुएशन क्रिस्टलाइज़ हो जाए, तो शायद हम कुछ कह पाएँगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन विवेक जी, खबर ये आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स ये आ रही है कि शिंदे के बाद जो है टूट करके आए अजित पवार, लेकिन इससे शिंदे गुट को परेशानी हो रही है। परेशानी ये हो रही है कि वो जब टूट के आए थे, उद्धव ठाकरे के साथ का उनका साथ छोड़ करके आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आरोप लगाया था खास करके उद्धव ठाकरे पे कि आपकी वजह से जो शिवसेना का जो उसूल था, जो बाला साहब की विचारधारा थी, वो आपने बर्बाद किया है, क्योंकि आप एनसीपी के साथ चले गए, शरद पवार की गोद में चले गए आप। तो जी, जी। अब जब एनसीपी ही टूट करके आ गई है, तो शिंदे के गुट के लोग भी असहज महसूस कर रहे हैं। उसके अलावा एक और बात आ रही है कि जो बीजेपी के लोग हैं पहले से, क्योंकि मंत्री पद यहाँ 43 मंत्री पद है, उसमें से 29 मंत्री तो अभी हुए हैं, अभी नए आ गए 8 ये लोग 9, तो 14 विधायक और मंत्री बन सकते हैं।
वैसे में बीजेपी के लोग खुद परेशान है, कह रहे हैं कि वो उनको लग रहा है कि मेरी जगह खा रहे हैं ये लोग, मेहनत हमने की, हम हमारे मंत्री बनने का स्कोप अब नहीं बच रहा। तो बीजेपी के विधायक हो या सिंधे गुट के विधायक हो, उन दोनों में एक खलबली है, उन दोनों में एक परेशानी है। उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इससे बीजेपी ने एक नई मुसीबत नहीं ले ली है अपने लिए? जी धनंजय जी, हम जिस तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि ये सब करने के बाद बीजेपी के अंदर क्या होगा, तो इसका हिसाब शायद मोदी और शाह जिन्होंने ये सब खेल खेला है और फडणवीस, इन्होंने भी शायद इसका विचार किया होगा और इसका क्या किस तरह से बंदोबस्त करना है, ये जो बात है, इसको किस तरह से टैकल करना है, शायद उन्होंने कुछ प्लान बनाया होगा। लेकिन नाराज़गी होना बहुत लाज़मी है और वो किस तरह का रूप धारण करती है आने वाले समय में, तो समय ही बताएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने आज है कि जो नए लोग बीजेपी के साथ जुड़े हैं, पहले एकनाथ शिंदे वाला गुट आया और काफ़ी बड़ा गुट है, मतलब ऐसा ही भी 20-25 लोग आए, 50 लोगों का गुट है। उसके बाद फिर अभी अपने अजीत अजीत पवार के पवार। साथ बहुत सारे लोग आए हैं। अब उनकी संख्या फिलहाल तो 29 है, लेकिन हो सकता है वो उनकी संख्या भी और बढ़े। तो कुल मिलाकर 80-90 लोग अगर जब आपके पार्टी के साथ नए जुड़ जाते हैं, तो आपकी पार्टी का इंटरनल जो बैलेंस है वो भी बिगड़ जाता है। और ये तो पार्टी के अंदर का एक इंटरनल बैलेंस बिगड़ता है तो एक सच्चाई है ही। उसके साथ-साथ दूसरी सच्चाई ये भी है कि आपको 3 जो फैक्शंस है अभी, मतलब 3 जो पार्टियाँ हैं, 3 पार्टियों के बीच में आपको एक उसके अंदर भी एक इक्विलिब्रियम बनाने का एक चैलेंज है। तो पार्टी के अंदर का इक्विलिब्रियम और बाकी जो नए जो 2 पार्टी आपके साथ में आई है, उनके साथ में अपने पार्टी का एक तालमेल। ऐसे 2 फ्रंट्स पर इनको बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन बीजेपी के लिए है। उसको किस तरह से वो उस चैलेंज को पार करते हैं, उस चैलेंज को स्वीकारते हैं और उसको उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, ये तो हमें देखना होगा, लेकिन बहुत मुश्किल तो है ही। इसके सिवाय शायद उनके पास कोई इलाज भी नहीं था क्योंकि जिस तरह के सर्वेज़ महाराष्ट्र में आ रहे थे, स्पष्ट है कि बीजेपी को कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी था। तो मरता क्या ना करता वाली स्थिति उनकी बन गई थी, उन्होंने वो किया। अब उसका लाभ उनको कितना मिलता है, ये समय ही बताएगा। धनंजय जी। देखिए, जी विवेक जी, एक कहावत है हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी शायद होगी, कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वो खुद भी गड्ढा गड्ढा में गिरता है। तो अब देखिए, बीजेपी ठीक है कि बीजेपी भले ये कहे कि हमने किसी को तोड़ा नहीं है, लेकिन हम कर टूट करके कोई हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर के, तो हम उनका स्वागत करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये लोग जो आए हैं, चाहे शिंदे गुट हो, चाहे वो अजित पवार गुट हो, बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर के आए हैं? जी, जहाँ तक विचारधारा का सवाल है धनंजय जी, बिल्कुल बीजेपी ने अपनी पूरी नैरेटिव की जो ताकत है, हिंदुत्व और नेशनलिज्म, वो खो बैठे हैं महाराष्ट्र में। आपके पास अभी बताने के लिए आइडियोलॉजी के स्तर पर कुछ भी नहीं बचा है। आप चाहे लोगों को कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करें कि हम अपने आइडियोलॉजी पर कायम हैं, लोग शायद कन्विंस नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, आप ऐसे लोगों के साथ में आपने सरकार बनाई है जिनके खिलाफ काफ़ी सालों से आपके जो शीर्षस्थ नेता है वो बहुत सारे एलिगेशंस लगा रहे हैं और जिस वक़्त आपने सरकार अभी अजीत पवार को भी अपनी सरकार में जब शामिल किया, उसके 4-5 दिन पहले ही आपके प्रधानमंत्री भी बड़े ज़ोर-शोर के साथ भोपाल की अपनी एक रैली में एनसीपी का नाम लेकर कह रहे थे कि ये सबसे करप्ट है और हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इस तरह की बातें। तो उसके बाद जब आप इस तरह का कोई स्टेप लेते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि लोग असमंजस में पड़ेंगे, लोग सोचेंगे ये क्या है? कल आप ये कह रहे थे, आज आप ये कह रहे हैं। तो वो जो पब्लिक परसेप्शन का नुकसान बीजेपी को इसमें लेना पड़ रहा है, उसका वो क्या करते हैं? क्या उसका उनके पास कोई इलाज है? कोई ऐसा नैरेटिव, कोई ऐसा परसेप्शन वो बना सकते हैं कि जिससे वो पुराना जो परसेप्शन बना है, जो बहुत ही नेगेटिव, उसको वो धो सके। मुझे इस वक़्त तो अभी कोई भी इस तरह का कोई उनके पास कोई नैरेटिव होगा, कोई एक पैंतरा होगा जिससे वो इसको धो सकते हैं। आज तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कल बीजेपी क्या कर सकती है, कल क्या करेगी, ये हमें पता नहीं धनंजय जी। देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो सब थू-थू कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री जी वहाँ जाके कुछ बोलते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में कुछ हो जाता है या और कई जगह कुछ हो जाता है, वो तो है ही।
उसके अलावा एक और मुद्दे पे बोलते रहते हैं, परिवारवाद पे बोलते हैं। परिवारवाद के खिलाफ बड़ा जोर से बोलते हैं। तो अजित पवार भी तो परिवारवाद से आए हुए हैं। तो अब फिर एक देखिए पंकजा मुंडे हैं जिनको वो दबा कहा जा रहा है कि मीडिया में कि वो दबाया जा रहा है, पंकजा मुंडे को दबा दिया जाता है। तो परिवारवाद पे एक है जो आप खिलाफ बोलते हैं, फिर अजित पवार जी को साथ लेकर के आते हैं, फिर पंकजा मुंडे के साथ जो है अलग किस्म का व्यवहार हो जाता है। फिर जो है आप धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे की भी, चूंकि धनंजय मुंडे जो अभी आए हैं, मंत्री भी बने हैं अजित पवार जी के साथ आकर के, वो उनके उनके अपने चचेरे भाई हैं पंकजा मुंडे के, और उसी विधानसभा क्षेत्र से जीत करके आए हैं और पंकजा मुंडे को ही हरा करके आए हैं। तो वैसी स्थिति में परिवारवाद को लेकर के क्या आपको लग रहा है कि ये बीजेपी, जो मोदी जी परिवारवाद पे बोलते हैं, परिवारवाद पे बीजेपी कितनी मजबूत है? जी, धनंजय जी, हमको तो पता है कि बीजेपी का जो परिवारवाद वाला जो नैरेटिव है वो कितना खोखला है। और इसका कई बार इसकी चर्चा हुई है, कई बार लोगों ने पूरा पूरा का पूरा लिस्ट भी जारी किया है बीजेपी के कई नेताओं का, जो बीजेपी में परिवारवाद चलाते हैं। मतलब ये सिर्फ महाराष्ट्र में है ऐसा नहीं, बीजेपी के सारे स्टेट्स में जितनी भी लीडरशिप है, हर स्टेट में कोई ना कोई परिवारवाद का उदाहरण आपको देखने को मिलता है। तो जिस तरह से उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ वाला जो नैरेटिव है, उसकी असलियत लोग जान गए हैं, उसी तरह से उनके परिवारवाद के खिलाफ जो वो बात करते हैं, उसकी असलियत भी लोग समझ गए हैं। तो कुल मिलाकर मुझे नहीं लगता कि लोग अभी बीजेपी से अपने आप को, मतलब बीजेपी उनको मूर्ख बनाने में सक्सेसफुल होगी। 2024 में बीजेपी को कुछ दूसरा करना होगा। ऐसा कुछ करना होगा जिससे पब्लिक जो है वो कन्विंस हो जाए। ये सारे जो बातें हैं, ये सारे जो नैरेटिव्स हैं, वो अभी बीजेपी के पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, इनेफेक्टिव हो गए हैं। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये काम नहीं आएँगे। जिस तरह से हिंदुत्व, और देखिए खुद आरएसएस ने भी ये कहा है। तो जब आरएसएस ये कह रहा है अपने पब्लिकेशन के एक एडिटोरियल में, आरएसएस कहता है कि भई सिर्फ मोदी का नाम लेने से काम नहीं होगा, सिर्फ हिंदुत्व से काम नहीं होगा, आपको रीजनल लीडरशिप को बढ़ावा देना पड़ेगा, आपको दूसरा कुछ करना पड़ेगा। तो आरएसएस अगर ये समझती है, आरएसएस को ये इस तरह का ज़मीनी हकीकत की जानकारी है, तो बीजेपी तो समझती ही होगी। अब पता नहीं बीजेपी के पास क्या, और देखिए ऐसा है कि बस जब आदमी डेस्परेट हो जाता है, तो वो डेस्परेशन में बहुत कुछ ऐसी बातें करता है, जो उसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो बातें ऐसी होती है कि जिसके सिवा उसके पास कोई चारा भी नहीं बचता। तो बीजेपी का कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या बीजेपी समझती नहीं है कि 4 दिन पहले अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हो, 4 दिन के बाद इतने बड़े भ्रष्टाचारी लोग आप अपने साथ में लेकर सरकार में उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, तो क्या आपको नहीं समझता है कि लोग इसका कॉग्निजेंस किस तरह से लेंगे? आपको समझता है। आपके पास लेकिन कोई इलाज नहीं है। इलाज ना होने की वजह से आपको वो करना ही है। आपका एक गैम्बल है। आप देखेंगे कि शायद हो सके तो सक्सेसफुल हो जाए, अगर ना हो तो, अगर बिना कुछ किए वैसे ही सिर्फ लोगों के रिस्पॉन्स का इंतज़ार करना, उससे अच्छा है कि कुछ करके देखो, उसका कुछ फ़ायदा हो जाए तो अच्छा है। इस तरह से शायद सोचकर एक डेस्परेशन में ये सारी बातें बीजेपी कर रही है, जो उनको करनी नहीं चाहिए, लेकिन उनको करनी पड़ रही है। धनंजय जी, कंपल्शन है उनका। अच्छा, एक और देखिए कि ये पंकजा मुंडे भी खबरों में आ रही हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उन्होंने समय समय पे अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो और धनंजय मुंडे उसी इलाके से हैं, इसलिए थोड़ी और परेशानी उनको है। और ये भी लोग बता रहे हैं, मतलब जो जो महाराष्ट्र की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं वो बता रहे हैं कि किसी न किसी तरह से मुंडे जी के साथ, यानी गोपीनाथ मुंडे का बड़ा रोल था महाराष्ट्र में बीजेपी को खड़ा करने में। लेकिन शायद मोदी जी की कुछ नाराजगी थी, अमित शाह की नाराजगी थी, जिनकी भी नाराजगी थी, उसकी वजह से पंकजा मुंडे को जिस तरह से एक मिलना चाहिए था विरासत का लाभ, वो नहीं मिल पा रहा है। तो पंकजा मुंडे अगर नाराज होती हैं, हालांकि उन्होंने खंडन किया कि मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन पंकजा मुंडे अगर नाराज होती हैं तो बीजेपी को उस इलाके में कितना नुकसान पहुंचा पाएंगी जिस इलाके में मुंडे जी का प्रभाव था। अ उस समय तो मुझे ख्याल से जब धनंजय मुंडे जो है वो काफ़ी वहाँ पर अपनी ताकत रखते हैं। पंकजा मुंडे की भी ताकत है, लेकिन पिछले इलेक्शन में क्या हुआ हमें पता है। धनंजय मुंडे जो है वो उन्होंने अपनी सुपीरियरिटी एस्टेब्लिश की थी। आज वो बीजेपी के साथ में हैं। लेकिन जब अगली बार इलेक्शन होंगे तो पता नहीं अब धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे दोनों में से किसको बीजेपी चुनेगी। पंकजा मुंडे ने आज तो कहा है कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जा रही हूँ, और उन्होंने
डिफेमेशन का सूट फाइल करने का भी धमकी दी है ऐसे पब्लिकेशंस के खिलाफ जिन्होंने इस तरह की कोई खबरें छापी है। लेकिन वो ये भी कह रही है कि मैं 1-2 महीने अभी ब्रेक लेती हूँ, मैं कुछ सोचूँगी। तो ऐसा क्या है जो जो उन्हें सोचना है? अगर उनकी बीजेपी के साथ नाराज़गी सबको पता है और वो उन्होंने बोलकर भी दिखाई है। अ, लेकिन अब वो उनका अगला स्टेप क्या होगा? क्या करेगी वो? क्या वो कांग्रेस में जाएगी? क्या वो शिवसेना में जाएगी? या फिर बीजेपी में रहेगी? या फिर कहीं केंद्र में जाने की कोशिश करेगी? क्या होगा? क्योंकि अगर उनके साथ में उनके चचेरे भाई धनंजय मुंडे, उनका टर्फ अगर एक ही है, तो टर्फ वॉर तो होना बहुत स्वाभाविक है, वो तो होगा ही, वो तो होते ही आ रहा है। अब तो वो एक पार्टी में हो गए हैं, मतलब एक पार्टी यानी एक सरकार में हो गए, एक पार्टी में तो नहीं है, एक सरकार में वो आ गए हैं। सर हालाँकि आपकी कांग्रेस आवाज की थोड़ी कम सरकार हो का गई हिस्सा है। नहीं है, लेकिन जिस पार्टी की सरकार है, जो पार्टी सरकार को लीड कर रही है, उस पार्टी की वो सदस्य है। तो अभी ये टर्फ वॉर और ज़्यादा इंटेंस होगा। इसके पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। अब बीजेपी क्या इसके ऊपर इलाज ढूँढती है और किस तरह से उनको प्लेकेट करने की कोशिश करती है या करती है भी या नहीं? विवेक जी का वीडियो लगता है फ्रीज हो गया है। ये सारी बातें अभी स्पष्ट ये नहीं है। आवाज आपकी कम आ रही थी। हाँ ठीक है, आ रही है। जी विवेक जी बोलिए। विवेक जी बोलिए। जाना ही पड़ेगा कहीं और किसी दूसरे पार्टी में। किस पार्टी में जाएगी भी या नहीं, हमें पता नहीं धनंजय जी। अच्छा, एक और सवाल ये बनता है कि शरद पवार जी ने अब कहा है कि आज से वो जो है महाराष्ट्र दौरे पर निकल रहे हैं। मतलब वो हार नहीं मान रहे हैं। 82 साल भले उम्र है, लेकिन अभी भी उनमें वो जोश है और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी को फिर से खड़ा कर दूंगा। कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ। और उसकी शुरुआत भी वो कर रहे हैं छगन भुजबल के इलाके से। जो नासिक में विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, ये वाला वहां से शुरू कर रहे हैं। फिर वो पुणे जाएंगे, फिर वो शोलापुर जाएंगे, फिर आपके विदर्भ भी जाएंगे। तो क्या लग रहा है, ये जो यात्रा करने जा रहे हैं, दौरे पे निकल रहे हैं शरद पवार, तो इसका क्या असर पड़ेगा? मतलब एनसीपी मजबूत होगी या एनसीपी कमजोर ही रहेगी? क्या होगा इसका असर? धनंजय जी, शरद पवार की महाराष्ट्र में क्या ताकत है ये सब जानते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि वो सिर्फ 3.5 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है। ये भले ही ये होगा कि 3.5 डिस्ट्रिक्ट या फिर जितने भी वो 4-5 डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न महाराष्ट्र के हैं, वहाँ जहाँ तक चुन के आने का सवाल है, वहाँ से वो चुनकर आते हैं और कहीं से उनके पार्टी के लोगों के चुन के आने की संभावनाएं कम रहती है, ये बात स्पष्ट है, सच है। लेकिन उनका जो एक पर्सनैलिटी का जो इफेक्ट है, शरद पवार का जो फॉलोइंग है, वो अक्रॉस द बोर्ड पूरे स्टेट में है और वो भले ही बाकी जगह इलेक्शन न जीत पाए, लेकिन वहाँ का इलेक्शन का जो रिजल्ट है, उसको वो इन्फ्लुएंस ज़रूर कर सकते हैं। और पिछली बार भी हमने देखा, पिछले इलेक्शन में वो किस तरह से बारिश में खड़े रहकर वो भाषण दे रहे थे। वो जो एक उनकी इमेज उस समय बनी है, एक फाइटर की, तो वो इमेज लोगों के मन में आज भी है। और जिस दिन अजीत पवार उनके साथी चले गए बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए, तो वो उन्होंने शुरुआत की दूसरे ही दिन अपने दौरे की आंबेगांव से, जहाँ जो दिलीप वलसे पाटिल जो है उनका क्षेत्र है, वो पुणे डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां से उन्होंने शुरुआत की। और कल जो नया दौरे का जो नया लेग है, वो नासिक से शुरुआत कर रहे हैं, जो छगन भुजबल का टर्फ है। तो वो एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि हम आपको आपके इलाके में आके, आपके क्षेत्र में आकर ही आपको चैलेंज करेंगे। अब उन्होंने कह दिया है कि मैं चाहे 82 साल का रहूं, चाहे 92 साल का रहूं, मैं उतनी ही ताकत के साथ लड़ूंगा, ये कह दिया है। और उनकी ताकत का अंदाजा हम सबको है। कोई भी ये मानने को आज तैयार नहीं कि शरद पवार की ताकत खत्म हो गई या फिर शरद पवार जी का जो जलवा है वो खत्म हो गया। ये मानने को आज कोई भी तैयार नहीं है। सिर्फ ये कहने के लिए बीजेपी वाले कहते होंगे, लेकिन अंदर से वो भी जानते हैं कि वो शरद पवार किस तरह की ताकत रखते हैं। अब उनको सिर्फ इस बात से थोड़ा-सा समाधान मिल सकता है बीजेपी को, जो ताकत अजीत पवार, शरद पवार के साथ में जब थे तब थी, उस ताकत को उन्होंने कम कर दिया है। और शरद पवार की कम हुई जो ताकत है, उसका बीजेपी को क्या फ़ायदा होता है, इसके इंतज़ार में बीजेपी है। हमें देखना होगा कि जिस तरह से जब
शरद पवार पूरे स्टेट का दौरा करेंगे, किस तरह का रिस्पांस उनको मिलता है, उसके ऊपर से पता चलेगा कि क्या बीजेपी को एनसीपी तोड़ने का कुछ फायदा होने वाला है या नहीं। धनंजय, अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे ये कि फाइनली हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, संविधान ने यहाँ के नागरिकों को सारे अधिकार दे रखे हैं। जो लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, तो महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती अ, मुझे लगता है धनंजय जी की जिस तरह से हम कुछ इंडिकेशंस हमें मिले हैं, एक तो कर्नाटक का रिजल्ट मैंने कहा, फिर आरएसएस का एडिटोरियल उसका भी मैंने मेंशन किया, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से जिस तरह के हमें संकेत मिल रहे हैं, शायद हरियाणा और तेलंगाना में भी कुछ चमत्कार हो जाए, इस तरह के संकेत आ रहे हैं। तो और महाराष्ट्र के सर्वेस की भी हमने बात की, जो जिस तरह के सर्वेज आए, राहुल गांधी के पॉपुलैरिटी रेटिंग की भी हमने बात की, वो भी लगभग अभी प्रधानमंत्री जी के बराबरी में आ चुकी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। तो कुल मिलाकर अगर हवा कांग्रेस के पक्ष में बह रही है और अपोजिशन यूनिटी भी होते हुए दिखाई दे रही है, तो इसके बाद अभी बीजेपी जो कुछ भी साम दाम दंड भेद का उपयोग करके अपोजिशन को किस तरह से नेस्तनाबूद करने की कोशिश करते हैं, ये अभी हमने अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। आने वाले 7-8 महीने में कौन सा रूप धारण करती है ये सब बीजेपी की जो नीति है, ये हमें पता नहीं है। लेकिन आज हवा का रुख जो है वो बीजेपी के फेवर में नहीं है। बहुत जगह, बहुत सारे स्टेट्स में, और बहुत सारे स्टेट्स में गणित जो है, इलेक्ट्रोल मैथ जो है, वो भी बीजेपी के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। साउथ में तो पूरा खाली ही तंबू है उनका, तो नॉर्थ में भी बहुत मुश्किल। तो इस तरह से आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी शायद, चाहे जो कुछ भी पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ हो, आज न्यूमेरिकली बीजेपी की ताकत बढ़ी हुई दिखती हो, लेकिन अगर लोगों ने अपना मन बना लिया है, मुझे नहीं लगता कि लोग अपना मन बदलकर अभी बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले कुछ दिनों में, कि भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले आए हैं और सरकार बनाई है और बहुत अच्छा काम चल रहा है। इस तरह से लोग सोचकर बीजेपी के पक्ष में अपना मतदान करेंगे, ऐसा आज तो मुझे नहीं लग रहा है धनंजय जी। कुल मिलाकर जैसे मैंने पहले कहा, डेस्परेशन में किया हुआ काम है, उसका कितना फायदा होता है ये हमें पता नहीं है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं इसका बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऐसा नहीं, थोड़ा सा इजाफा उनके फॉर्चून में हो सकता है, जो रूल आउट नहीं किया जा सकता। धनंजय, विवेक जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने महाराष्ट्र की जो स्थिति है, मौजूदा हालात हैं, उससे आपने वाकिफ करवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप हमें टिप्पणी करके बताएं, अपने कमेंट्स में बताएं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है तो अपने मित्रों परिचितों के बीच भी ये कार्यक्रम जो है शेयर करें। धन्यवाद।